आरव। रिवॉर्ड फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है। हम बस कहानी को आवाज देते हैं। बलवंत का आरव को नीचा दिखाने का इरादा नहीं था। सच में बूले से मुक्का मारने के बाद ही वो दूसरे पक्ष की ताकत को स्पष्ट रूप से महसूस कर पाया था। आखिरकार आरव का क्षेत्र बहुत कम था। जीतने की कोई संभावना नहीं थी। आप शांति से स्वस्थ हो जाए। यंग मास्टर ने पहले कभी आपको निराश नहीं किया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। आरव ने यह कहा और उसने काले कौआ चेहरा वाला बूढ़े आदमी को ठंडेपन से देखा। धमाका! एक पैर ने पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा सामने से उड़ा दिया। काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी उस छेद से बाहर निकल आया जिसे उसने खुद ही उड़ा दिया था। फिलहाल उस बूढ़ा आदमी के कपड़े फटे हुए थे। विशेषज्ञ के व्यवहार का नामो निशान भी नहीं था। वो बिल्कुल भिखारी लग रहा था। बहुत बढ़िया, बढ़िया। चींटियों के झुंड ने वास्तव में इस बूढ़े आदमी को इस हद तक मजबूर कर दिया। तुम सभी को गर्व करना चाहिए है, हालांकि इसकी कीमत तुम सभी की जान है। काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी अपनी हत्या की मंशा को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। वो वास्तव में क्रोधित था। खजाना छीनने आने से पहले काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी पहले से ही कुछ अंदाजा लगा चुका था। इस यात्रा के दौरान सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी गोल्डन स्वॉर्ड कोंडोर होगा। लेकिन किसने सोचा होगा कि ये बदमाश जो भगवान जाने कहां से निकला, न केवल उसका खजाना छीन लेगा बल्कि उसे गंभीर घाव भी देगा। पुराने जंगल के अंदर बूढ़ा आदमी एक अनुभवी बिजलीघर था। विशेषकर जब से वो उसी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में घुसा, उसे पहले कभी इतनी भारी चोटें नहीं लगी थी। और ये सब इस लड़के ने उसके सामने दिया था, जो अभी भी उसके कानों के पीछे गीला था। बिना किसी संदेह के काले चेहरे वाला बूढ़ा आदमी पहले से ही अपनी हत्या के इरादे से काम कर रहा था। जैसा कि किस्मत में था, आरव ने वर्तमान में भी अपनी हत्या के इरादे का इस्तेमाल किया था। सरेंद्र के बाद से बलवंत अपने कर्तव्यों का पालन लगन से कर रहा था। आरव ने पहले ही इस राक्षसी पशु सेवक को स्वीकार कर लिया था और अभी अभी उस बूढ़े आदमी ने लगभग मार डाला था बलवंत को। यदि आरव भव्य सरणी की ताकत का उपयोग करके अंतिम क्षण में इसका बचाव नहीं करता, तो वो शायद इस समय पहले ही मर चुका होता। आरव हमेशा एक सुरक्षात्मक व्यक्ति रहे थे। काले कौआ चेहरे वाले बूढ़े आदमी की हरकतों से आरव बहुत क्रोधित हो गया। आरव ने स्थानिक कलाकृतियों में बलवंत को दूर रखा। उसने काले कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी को ठिठुरते हुए देखा और कहा, इस छोटे शर्मा की जान यही है। अगर तुम्हें क्षमता है तो आकर इसे ले लो। आरव की लड़ाई की भावना को देखकर काले कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी जोर से हंसा। हाँ, क्या तुम्हारा सबसे बड़ा भरोसा अभी की भव्य व्यू रचना नहीं है? अब जब भव्य व्यू रचना टूट गई है, तो तुम इस बूढ़े आदमी के सामने अहंकारी बनने की कोशिश कर रहे हो। सच में तुम्हें मौत का कोई अंदाजा नहीं है। आरव ने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर ये तुम्हारे सुनहरे दिनों में तुम होते, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन तुम पहले से ही बाहर घायल हो। तुम्हें अभी अभी बलवंत भाई का वार भी मिला है। मुझे डर है कि अभी तुम्हारी चोटें भी हल्की नहीं है ना? तुम अभी कितनी ताकत लगा सकते हो? 60% या 50%? आरव की बातों को सुनकर काले कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी का चेहरा अनायास ही बदल गया। उसने तुरंत ठंडी सांस ली और कहा, भले ही मैं अपनी ताकत का केवल 30% ही लगा पाऊं, लेकिन तुम्हें मारना भी चींटी को कुचलने से अलग नहीं है। क्या ऐसा है? ये आरव देखना चाहता है कि तुम मुझे, इस चींटी को, कैसे कुचल कर मारते हो। आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। बात खत्म करते हुए आरव ने तुरंत एक औषधीय गोली निकल ली। उसका आभा मंडल तुरंत आसमान छू गया। ये टियर 2 5 एलिमेंट स्पिरिट लिंक पिल था, जिसे आरव यात्रा से पहले परिष्कृत किया गया था। काले कौआ चेहरे वाले बूढ़े आदमी की घबराई हुई आंखों के नीचे आरव का दायरा बढ़ गया और तुरंत तीसरे स्तर के आत्मा संघ क्षेत्र को तोड़ दिया और अंत में 5वें स्तर पर रुक गया। ये कौन सी औषधीय गोली है? वास्तव में सीधे तौर पर 3 स्तरों को तोड़ना। हालांकि ये केवल अस्थायी होना चाहिए, है ना? काले कौए चेहरे वाला बूढ़ा आदमी उपहास करते हुए बोला, ये आपसे निपटने के लिए पर्याप्त है।
आरव ने सीधे हुए कहा, हा, कितना बेतहाशा अहंकारी। यदि आप क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र को तोड़ सकते हैं तो मुझे अभी भी आपसे थोड़ा डर लग सकता है। केवल आत्मा संघनन क्षेत्र में 3 छोटे क्षेत्रों को बढ़ाने से वो क्या बदल सकता है? आरव ने अब अपनी सांस बर्बाद नहीं की। वो सीधे 9 छाया चित्रों में बदल गया। तलवार की 9 किरणें एक में मिल गई। 0 तलवार कला, 9 तलवार रुख। जब वो ऊपर आया तो आरव ने अपनी सबसे मजबूत मारक चाल का इस्तेमाल किया। काले चेहरे वाले बूढ़े आदमी की आंखों में एक हल्का आश्चर्य प्रकट हुआ। उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं सोचा था कि एकमात्र आत्मा संघनन क्षेत्र वास्तव में इतनी बहादुर तलवार चाल जारी कर सकता है। आरव वर्तमान में 5वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के साथ 9 स्वॉर्ड स्टांस जारी कर रहा था। इसकी ताकत एक स्तर ऊपर चली गई। सिवाय सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र बिजली घर का सामना करने से इस तलवार में कमी लग रही थी। काले कौआ चेहरे वाला बूढ़ा आदमी बस हल्के से अपने डंडे से थपथपाया, सीधे उस तलवार की किरण से टकराया और तलवार की किरण तुरंत शून्य में गायब हो गई। ताकतवर, एक ऐसा पराक्रम जिसने लोगों को निराशा का अनुभव कराया। 9 तलवारों का रूप जो हमेशा काम करता था, काले कौआ चेहरे वाले बूढ़े आदमी के लिए रत्ती भर भी खतरा पैदा नहीं कर सका। भले ही वो अपनी ताकत का केवल 50% ही लगा सका, फिर भी काले कौए चेहरे वाले बूढ़े आदमी की शक्ति ने लोगों को निराश कर दिया। हालांकि आरव स्वाभाविक रूप से इतना भोला नहीं होगा कि वो ये सोचे कि वो सिर्फ इस एक तलवार के आधार पर दूसरे पक्ष को निपटा सकता है। वो तो बस काले कौआ चेहरा वाला बूढ़े आदमी की ताकत की जांच कर रहा था। जाहिर है उस बूढ़ा आदमी भी आरव के विचारों को समझ गया था, इसलिए उसने अपना सबसे मजबूत पक्ष सामने लाया। ये एक शांत संकल्प लग रहा था, लेकिन काले कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी के दिल में जबरदस्त झटका लगा। उसने शुरू में सोचा था कि ये तलवार केवल इतनी ही है, लेकिन जब वो तलवार की किरण के संपर्क में आया तो तलवार की किरण की जबरदस्त घातक शक्ति ने उसे कुछ हद तक तैयार नहीं किया। ये तलवार पहले से ही क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के विशेषज्ञों को लगभग चोट पहुंचा सकती थी, और अब उसकी ताकत केवल मध्य चरण के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के आसपास थी। अगर उसका मोटा शक्ति आधार नहीं होता तो बस वो पहले की चाल उसे पहले ही घायल कर देती। वो एक आसान काम में लगभग असफल हो गया। इसने काले कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी को गुप्त रूप से क्रोधित कर दिया। तुच्छ चाले, आपने पहले ही लड़ाई खत्म कर दी है, अब मेरी बारी है। बूढ़ा आदमी ने आरव को 1-2 चीजें ठीक से दिखाने का फैसला किया ताकि उसे पता चले कि सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र क्या कहलाता है। उसने अपनी छाती के सामने छड़ी को क्षैतिज रूप से पकड़ लिया और एक बार फिर से भयानक स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी का छड़ी स्पष्ट रूप से एक आत्मा कलाकृति थी। इसका स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा के संचय को बढ़ावा देने का प्रभाव था। यह भी ठीक यही पहलू था जिसने उसे गोल्डन स्वॉर्ड कोंडोर को हराने की अनुमति दी। अब काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी ने स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा एकत्र की। हालांकि ये पहले की स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा जितनी भयानक नहीं थी, लेकिन ये कुछ ऐसा भी नहीं था जिसे आरव जैसे आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल कलाकार झेल सके। जब आरव ने स्थिति देखी तो उसकी अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई। उसने अपने दांत पीस लिए और एक बार फिर से 9 शरीर बनाए, एक बार फिर से 9 तलवारों का रुख अपनाया। हालांकि काले कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी द्वारा संचित स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा के सामने ये चाल बहुत ही महत्वहीन थी। ये एक छोटी सी लहर भी पैदा नहीं कर सकती थी। एक छोटा बच्चा जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता, जाओ और मर जाओ। काले कौआ चेहरे वाला बूढ़ा आदमी हल्के से प्रहार करता है। डीमन क्यूई वे वारवी की ओर आहत हुआ। आरव की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई और उसने भागने की कोशिश करने के लिए जल्दबाजी में अपनी आंदोलन तकनीक को क्रियान्वित किया, लेकिन डीमन क्यूई वेव की गति तेज और तेज हो गई और छाया की तरह उसके पीछे चली गई। गड़गड़ाहट। डीमन क्यूई वेव में एक बार फिर विस्फोट हुआ। गुफा के अंदर का हिस्सा सफेद रंग का चमकदार काला धब्बा बन गया, जिससे आंखें चौंधिया गई। काले कौआ चेहरे वाले बूढ़े आदमी को एहसास हुआ कि आरव की आभा पहले ही ट्रेस के साथ गायब हो गई थी। यह स्पष्ट था कि आरव पहले ही मर चुका था। हाँ, बदबूदार बच्चा जो दूसरे लोगों को तुच्छ समझता है, अंततः मर गया, है ना? एक तुच्छ सा आत्मा संघन क्षेत्र ने वास्तव में इतना घृणित अभिमान करने का साहस किया। बूढ़े आदमी का भी आरव ने आज पूरा फायदा उठाया था। वो बहुत बुरे मूड में था। अब जब उसे पता चला कि आरव मर गया है तो उसके सीने में भरी हुई गंदी हवा आखिरकार बाहर निकल गई। उसके दिल में अकथनीय बेफिक्री थी।
कौन जाने कितने साल हो गए थे, बूढ़ा आदमी वास्तव में एक आत्मा संघन क्षेत्र को मारने पर गर्व कर रहा था। कुछ क्षणों के बाद प्रकाश गायब हो गया। काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी उस ओर देखने लगा जहां आरव मूल रूप से था, और उसकी हंसी अचानक बंद हो गई। उसके बाद उसका भाव बदल गया। वो जगह वास्तव में पूरी तरह से खाली थी। अगर आरव अवशेष बन जाता तो बूढ़ा आदमी उसे अजीब भी नहीं लगता, लेकिन उस जमीन के टुकड़े पर एक बाल भी नहीं था। डीमन क्यूई वेव की शक्ति इतनी शक्तिशाली कब से हो गई? क्या यह वास्तव में आरव को पूरी तरह से वाष्पीकृत कर सकता है? ये किस तरह का मजाक था? ठीक उसी समय बूढ़ा आदमी अपने पूरे शरीर में रोंगटे खड़े महसूस करता था। खतरा था। काले कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी इस बारे में सोच भी नहीं पाया, क्योंकि उसका शरीर बहुत तेजी से पीछे की ओर उछला। धमाका! तलवार की एक किरण जमीन से निकली, धरती की सतह को चीरती हुई उस बूढ़ा आदमी के चेहरे की ओर जा लगी। झपटा! तलवार की किरण बूले के चेहरे से टकराई, जिससे उसके कुछ बाल कट गए, बहुत करीब। और ठीक इसी समय आरव की आकृति भी जमीन से उछली। काले कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी इस संकट से बच गया, लेकिन उसके चेहरे का भाव बदल गया। अवतार शरीर! तलवार की किरण बूले के चेहरे से टकराई, जिससे उसके कुछ बाल कट गए, बहुत करीब। और ठीक इसी समय आरव की आकृति भी जमीन से उछली। काले कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी इस संकट से बच गया, लेकिन उसके चेहरे का भाव बदल गया। अवतार शरीर! सही जवाब है, लेकिन कोई पुरस्कार नहीं है, आरव ने कहा। यह सुनकर काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी का चेहरा बेतरतीब ढंग से चमक उठा। आरव की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। हर तरह की तकनीक अंतहीन धारा में उभरी। इससे बचना नामुमकिन था। अभी अगर उसकी सूझबूझ न होती तो आरव की यह तलवार शायद उसकी आधी जिंदगी काट देती। उसकी मौजूदा चोटें पहले से ही बहुत गंभीर थी। अगर और घाव हो जाते तो शायद वो आज सचमुच गिर जाता। तुम वाकई अवतार शरीर बनाने में सफल हो गए। क्या ये इस बार पैदा हुए अनमोल खजाने से जुड़ा हो सकता है? बस ये क्या है? काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी का दिल धड़क उठा और उसने पूछने के लिए अपना मुंह खोला। जानना चाहते हो? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम्हें मेरा मुंह खोलने की क्षमता है या नहीं। आरव ने ठंडी सांस ली। काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी भी व्यापक ज्ञान वाला आदमी था। एक नजर से ही वो आरव की विधियों को समझ गया और उसे चंदन ज्वाला कमल से जोड़ दिया। दरअसल अभी बूले आदमी ने जो अवतार शरीर की जिक्र किया, वह नो तलवार स्वरूप से अलग था। यह अवतार शरीर चंदन ज्वाला के वजह से बना था। कुछ आध्यात्मिक ज्वाला की खासियत होता है अवतार यानी कि डुप्लीकेट शरीर बनाने की। इसीलिए अभी आरव खुद को दूसरे जगह पर रख के अपनी ज्वाला अवतार शरीर को बूले आदमी की हमला को झेलने दिया, जिससे आरव को कोई शारीरिक क्षति तो नहीं हुए, लेकिन थोड़ा अंदरूनी और आध्यात्मिक नुकसान जरूर हुई। हालांकि आरव स्पष्ट रूप से इतना भोला नहीं होगा कि वो उसकी शंकाओं का समाधान करने में उसकी मदद करे। चंदन ज्वाला कमल वर्तमान में उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था। केवल एक मूर्ख ही अपने छिपे हुए पत्तों को उजागर करने जैसा कुछ कर सकता है। आरव द्वारा चंदन ज्वाला कमल को परिष्कृत करने के बाद वो अनायास ही एक अवतार शरीर के कब्जे में आ गया। हालांकि ये अवतार शरीर मुख्य शरीर जितना मजबूत नहीं था, लेकिन इसका एक फायदा था। जब तक मुख्य शरीर मर नहीं जाता तब तक अवतार लगातार उत्पन्न हो सकता था, और अवतार शरीर वस्तुतः मुख्य शरीर के समान ही था। किसी विशेष विधि के बिना उनके बीच अंतर करना बहुत कठिन था। प्रतिद्वंदी की इंद्रियों को भ्रमित करने के लिए इसका उपयोग करना एक उत्कृष्ट विकल्प था। अभी अभी आरव ने एक अवतार शरीर बनाया, लेकिन उसका मुख्य शरीर चुपचाप जमीन में सुरंग बना रहा था ताकि वो उसे आश्चर्यचकित कर सके। बस इतना था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी बहुत सतर्क रहेगा, और वास्तव में इस हमले से बमुश्किल बच गया। बच्चा, मैं मानता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो। हालांकि ये बात है, मुझे मेरी घातक चाल का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में सक्षम होने के लिए तुम पर्याप्त रूप से गर्व कर सकते हो। काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी की अभिव्यक्ति उसके कहने के साथ बदल गई। काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी ने अपनी हथेली को उलट दिया। उसकी हथेली पर काले रंग की लपटों का एक गुच्छा नाच रहा था, जिससे लोगों को डर लग सकती थी। काले रंग की लपटों का वो गुच्छा बिल्कुल काले कुएं जैसा था। एक नजर, और यह निस्संदेह बेहद शक्तिशाली था। यिन ज्वाला। आरव का चेहरा भी बदल गया जब उसने स्थिति देखी। ये सोचना कि यद्यपि तुम युवा हो, तुम्हारा ज्ञान उथला नहीं है, ये सही है। ये ठीक वही ज्वाला है जिसके लिए ये बूढ़ा आदमी प्रसिद्ध हुआ। एक तीसरे स्तर की सार अग्नि, यिन ज्वाला,
कला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी उदास होकर बोला। सार अग्नि से परिचित मार्शल कलाकारों की एक आम समझ थी, जो ये थी कि काले रंग की लपटों को आम तौर पर हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर की हो, क्योंकि काले रंग की लपटें आभासी अग्नि होती है, बिना किसी भौतिक शरीर के, और इसकी शक्ति अत्यंत शक्तिशाली होगी। आभासी अग्नि से बचाव करना न केवल कठिन था, बल्कि इसका उपयोग सीधे मार्शल कलाकारों की दिव्य आत्मा पर भी किया जा सकता था। एक बार आभासी अग्नि से दूषित होने के बाद भले ही वे मरने के लिए इतने भाग्यशाली हों, लेकिन ये आमतौर पर कीड़ों से भरी हड्डियों की तरह होगा, क्योंकि ये मार्शल कलाकार की दिव्य आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। कला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि जब वो वहां था तो उसने तीसरे स्तर की सार ज्वाला यिन ज्वाला को परिष्कृत किया। तब वो क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व बन गया। आज भले ही कला कौआ चेहरे वाला बूढ़ा आदमी पहले से ही सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में कदम रख चुका है, यिन ज्वाला पुराना नहीं था। इसके विपरीत, क्योंकि उसके शरीर की ताकत में भारी वृद्धि हुई, इसने यिन ज्वाला का पोषण किया, जिससे यिन ज्वाला और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। यिन ज्वाला आज चौथे स्तर सार अग्नि तक आगे बढ़ने में सक्षम होने से केवल एक कदम दूर है। वर्तमान यिन ज्वाला के प्रति यहां तक कि सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उसे उकसाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। आरव जैसे आत्मा संघनन क्षेत्र से निपटना कुछ हद तक छोटी लकड़ी का उपयोग करना था। हालांकि यह बूढ़ा आदमी की छिपी हुई अंतिम चाल होनी चाहिए, यह दिखाने के लिए कि उसने आरव से निपटने के लिए इसका उपयोग करने की योजना बनाने के लिए आरव पर कितना महत्व दिया। वास्तव में मेरे साथ निपटने के लिए यिन ज्वाला का उपयोग करना, आरव ऐसा लग रहा था जैसे वो नर्वस दिखाई देने के कारण घृणा में अपने दांत पीस रहा था। बच्चा, इस बूढ़े आदमी को भी इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यदि तुम इतने परेशान करने वाले नहीं होते तो ये बूढ़ा आदमी भी मेरे जीवन रक्त सार अग्नि का उपयोग नहीं करता। अब तुम जा सकते हो और मर सकते हो। अगले ही पल आरव ने अचानक एक दयनीय चीख निकाली। उसका पूरा शरीर ब्लैक क्रो यिन ज्वाला द्वारा झुलस रहा था। उसका रूप बहुत भयानक लग रहा था। हालांकि कला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी अपने चेहरे पर कोई आत्मसंतुष्टि नहीं दिखा रहा था। इसके बजाय उसने ठंडी सांस ली और कहा, फिर से अवतार शरीर, चलो देखते हैं तुम कितनी देर तक छिप सकते हो। एक बार तुम्हारी शक्ति का असर खत्म हो जाए तो मैं देखना चाहता हूं कि मेरे काले कुएं यिन ज्वाला को चकमा देने के लिए तुम्हारे पास क्या है। जब कला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी बोलना खत्म करता है तो उसकी दयनीय चीखों के बीच विपरीत आरव कुछ नहीं रह जाता। एक और अवतार शरीर। कला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी अपना हाथ हिलाता है और यिन ज्वाला तुरंत एक चट्टान से होकर निकल जाता है। एक और दुखद चीख सुनाई देती है, लेकिन पहले की तरह आरव दूसरी बार भी कुछ नहीं रह जाता। छिपते रहो, मैं देखता हूं कि तुम कितनी देर तक छिप सकते हो। कला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी पूरी तरह से उदास चेहरे के साथ बोला। आरव एक के बाद एक अवतार शारीर बनता गया। वो काले कौआ यिन ज्वाला को लगातार चलाता रहा, एक के बाद एक आरव को बुझाता रहा, लेकिन वो हमेशा नकली आरव को मिटाता रहा। कला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी गुस्से से लाल हो गया था। ये आरव बहुत बुरा था। एक छोटा सा 5वां स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र वास्तव में इतने सारे अवतार शरीर बना सकता है। अगर कोई और होता तो शायद उनकी सार ऊर्जा बहुत पहले ही सूख चुकी होती, है ना? लेकिन आरव ने बार बार अपना स्थान बदला। काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी भी ये पता नहीं लगा सका कि आरव का असली शरीर कहाँ था। चाहे उसका यिन ज्वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वो आरव को जला नहीं सकता तो ये व्यर्थ था। हालांकि बूढ़ा आदमी इस बारे में चिंतित नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि आरव द्वारा खाई गई औषधीय गोली जो खेती के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, निश्चित रूप से समय सीमा और बाद के प्रभाव वाली है। इसलिए औषधीय गोली का असर खत्म होने से पहले आरव निश्चित रूप से उससे निपटने का मौका तलाशेगा। उसे आरव को मारने के लिए कोई कदम उठाने की भी जरूरत नहीं थी। जब तक वो आरव के अंतिम हमले का सामना करता, आरव उसके लिए वध करने के लिए स्वतंत्र होता। उस बच्चे के शरीर पर काफी रहस्य थे। जब समय आएगा और वो आत्मा की खोज करेगा तो वो काफी रहस्यों को उजागर करने में सक्षम होगा। अभी भी बाहर नहीं आ रहा है? क्या लुकाछिपी खेलना दिलचस्प है? हालांकि आपकी औषधीय गोली का असर खत्म होने का समय लगभग आ गया है ना? एक और आरव को जलाकर मारने के बाद कला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी खाली गुफा की ओर मुंह करके जोर से चिल्लाया। तभी आरव की छाया एक चट्टान के पीछे से बाहर निकली। बस इतना ही वाक्य था।
लेकिन आरव के हाव भाव अचानक बदल गए। काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी अपनी उंगली को हल्के से चुटकी लेने के लिए आगे बढ़ा और आरव की कांगुआ तलवार को पकड़ लिया। अगले ही पल काले रंग की लपटें कांगुआ तलवार तक फैल गई, जो आरव के तलवार चलाने वाले हाथ तक तेजी से जलती हुई पहुंच गई और फिर तेजी से उसके पूरे शरीर को जला दिया। वही पुरानी चाल का उपयोग करना। क्या तुम्हें लगता है कि मैं फिर से इसके लिए गिर जाऊंगा? बचकाना, अब तुम मर सकते हो, बूढ़े ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आह, जाने दो, जल्दी से जाने दो। आरव का पूरा शरीर काली लपटों से घिरा हुआ था। उसके चेहरे पर भाव कुछ विकृत लग रहे थे, मानो वो अत्यधिक पीड़ा में हो। हाँ, ये दर्दनाक है ना? इस बूढ़े आदमी को अपने पीड़ित भाव को ठीक से देखने दो। इस बूढ़े आदमी की yin ज्वाला का अपने दिल की इच्छा के अनुसार आनंद लो। आरव के पीड़ित भाव को देखकर काले कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी के दिल में अकथनीय उत्साह था। लोटस मून एरिया की इस यात्रा के दौरान इस आत्मा संघनन क्षेत्र के लड़के ने उसका पूरा फायदा उठाया था। वो जितना उदास हो सकता था उतना उदास था। अब ये लड़का आखिरकार उसके अधीन हो गया था। काले कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी पूर्णता पर उत्साह की भावना से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी ये नहीं जान पाया कि आरव का दूसरा हाथ उसकी आस्तीन में छिपा हुआ था, जैसे कि वो पूरे समय गुप्त रूप से कुछ कर रहा था। जैसे ही काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी जीत के बाद का आनंद ले रहा था, आरव की विकृत अभिव्यक्ति इस समय दूर हो गई थी और जो उसकी जगह ले ली थी वो एक शांत अभिव्यक्ति थी। काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी का चेहरा बहुत बदल गया और उसने सहज रूप से महसूस किया कि चीजें अच्छी नहीं थी, लेकिन पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। काले कौए और आरव के बीच एक अत्यंत भयावह ऊर्जा उमड़ पड़ी। आरव के शरीर से अचानक एक हल्की पीली लो निकली जो काले कीवे की यिन आग से जुड़ गई। चंदन ज्वाला, ये चंदन ज्वाला है। तुम अब और जीना नहीं चाहते? 2 प्रकार की सार आग एक साथ आने से ज्वाला विस्फोट हो जाएगा। हम सब मर जाएंगे। रुको, जल्दी से रुको। काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया। सार अग्नि स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा हुई थी। यहां तक कि एक आत्मा वाली वस्तु भी एक आत्मा थी। सभी स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक वस्तुओं का अपना गौरव था। इसलिए 2 प्रकार की सार अग्नि एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ सकती थी, चाहे कुछ भी हो। खासकर ऐसी परिस्थिति में जब 2 प्रकार की सार अग्नि लगभग एक ही रैंक पर हों। एक बार जब 2 प्रकार की सार अग्नि एक दूसरे से संपर्क करती है तो 2 अलग अलग सार अग्नि एक तीव्र घर्षण पैदा करती है और इससे ये एक विनाशकारी भयावह विस्फोट में बदल जाती है। इस तरह के विस्फोट को ज्वाला विस्फोट के रूप में देखा जाता है। 2 अलग अलग सार अग्नि की रैंक जितनी अधिक होती है, विस्फोट उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। चंदन ज्वाला एक चौथे स्तर की सार अग्नि थी, जबकि ब्लैक क्रो यिन अग्नि काले कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी के सावधानी पूर्वक पोषण के माध्यम से पहले से ही चौथे स्तर पर पहुंच गई थी। इन 2 प्रकार की सार अग्नियों के एक साथ आने से उत्पन्न ज्वाला विस्फोट की शक्ति की कल्पना की जा सकती है। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, मरने वाला सिर्फ तुम ही हो। 2 प्रकार की सार अग्नियों के आपस में टकराने से निकलने वाली भयावह ऊर्जा का सामना करते हुए आरव स्थिति के प्रति बिल्कुल उदासीन था। आरव के लिए वो विशेषज्ञों द्वारा मारा जा सकता था, लेकिन आग से जलकर मर नहीं सकता था। भले ही ये 2 प्रकार की लपटें हों, उनमें से एक मुख्य स्तर की हो और दूसरी अर्ध मुख्य स्तर की। 2 प्रकार की लपटें आपस में जुड़ गई, जिससे एक भयानक ऊर्जा भंवर पैदा हो गया जो 2 लोगों को मजबूती से अपनी ओर खींच रहा था। काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी इस बंधनकारी शक्ति से मुक्त होने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये व्यर्थ था। बढ़ती हुई कष्टदायक ऊर्जा को महसूस करते हुए काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी पहले कभी न देखी गई निराशा की भावना से ग्रसित था। जो डरावना था वो मृत्यु नहीं थी, बल्कि मृत्यु की प्रतीक्षा करने की प्रक्रिया थी। बेटा, अगर तुम अभी पीछे हट जाओ तो तुम अभी भी बच सकते हो। हम दोनों एक ही समय में अपनी सार अग्नि वापस ले लेंगे, फिर ज्वाला विस्फोट नहीं होगा, अन्यथा हम दोनों ही मर जाएंगे। काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी इतना चिंतित था कि वो पसीने से लथपथ हो गया था। आरव ने बेपरवाही से कहा, ज्वाला विस्फोट की शक्ति का ठीक से आनंद लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ज्वाला विस्फोट लगभग होने वाला था। आरव को वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं थी, अन्यथा उसे वास्तव में काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी के साथ मरना पड़ता। आरव की आकृति ज्वाला विस्फोट भंवर की बेड़ियों को झटकते हुए गुफा के बाहर की ओर तैरती हुई मछली की तरह आगे बढ़ी।
काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी जब उसने ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई। इतनी शक्तिशाली बंधन शक्ति की वो ये सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र भी इससे मुक्त नहीं हो सका। आखिर इस बदमाश ने इसे कैसे हासिल किया? हालांकि उसके पास अब इस पर विचार करने का समय नहीं था, क्योंकि विस्फोट होने वाला था और वो ज्वाला विस्फोट के केंद्र में था। एक बार जब यह विस्फोट हुआ तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी ने विभिन्न तरीकों की कोशिश की, लेकिन अंततः इस शक्तिशाली चूषण बल को हिला पाने में असमर्थ रहा। उसने ज्वाला विस्फोट को खत्म करने की कोशिश करने के विभिन्न तरीकों की भी कोशिश की, लेकिन ये एक व्यर्थ प्रयास था। आरव अभी मछली की तरह हवा में तैर रहा था और आखिरकार गुफा के द्वार पर पहुंच गया। ज्वाला विस्फोट की जंजीरें यहीं तक थी। आरव कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा और अब हिलने डुलने में असमर्थ था। उसी समय गौतमी हवा में से प्रकट हुई। आरव, क्या तुम ठीक हो? आरव की दयनीय स्थिति देखकर गौतमी तेजी से आगे बढ़ी। आरव ने दुखी होकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी शक्ल तो देखो, क्या ये ठीक लग रहा है? जल्दी से यहां से निकल जाओ, ये जगह फटने वाली है, मैं अभी हिल नहीं सकता, जल्दी से मुझे यहां से निकालो। बात खत्म करते हुए आरव की आंखें ऊपर की ओर मुड़ गई और वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। वास्तव में आरव ने शुरू से ही काले कौआ चेहरा वाला बूढ़े आदमी के शरीर पर सार अग्नि को पहचान लिया था। यह भी तब था जब आरव के पास पहले से ही एक रणनीति थी। आरव बहुत स्पष्ट था कि अपने दायरे में काले चेहरे वाले बूढ़े आदमी को मारना तो दूर, वो अपने हमले को खुद को छूने भी नहीं दे सकता था, भले ही उसने टियर 2 5 एलिमेंट्स स्पिरिट लिंक पिल का सेवन किया हो। और आरव के शरीर पर उसका सबसे बड़ा हथियार नव परिष्कृत चौथा स्तर सार अग्नि चंदन बम था। केवल ये काले चेहरे वाले बूढ़े आदमी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए जब तक कि ये अंतिम क्षण तक न पहुंच जाए, आरव ये तुरुप का पत्ता बिल्कुल नहीं दिखा सकता था। हालांकि आरव सार अग्नि के प्रति बहुत संवेदनशील था। वो धीरे धीरे महसूस कर सकता था कि एक सार अग्नि थी जिसकी शक्ति काले कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी के शरीर के अंदर कमजोर नहीं थी। हालांकि इसने आरव को एक नया विचार दिया और वो था ज्वाला विस्फोट। एक बार ज्वाला विस्फोट हो जाने के बाद काले कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी को चोट पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आरव ने आगे बढ़ते हुए हर कदम पर खुद को मजबूत किया और धीरे धीरे काले कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी की सबसे बड़ी चाल को बाहर निकाला, ब्लैक क्रो यिनफायर। काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी अतुलनीय रूप से शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन वो आरव द्वारा उसके लिए बनाए गए जाल में कदम दर कदम फंस गया। अंत तक जहां आरव ने काले कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी को लुभाने के लिए अवतार शरीर का उपयोग किया और वो खुद घात लगाने का अवसर लेता है। ये एक गलत धारणा बनाने के लिए था कि उसने काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी के लिए अपनी सारी तरकीबें आजमा ली है। बहुत दुर्भाग्य से काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी इसके झांसे में आ गया। जब तक वो इस पर प्रतिक्रिया करता, तब तक ज्वाला विस्फोट हो चुका था। भले ही काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी भागना चाहता, लेकिन वो भी भाग नहीं सकता था। फिर भी सार अग्नि के बारे में आरव का शोध अंतहीन दुनिया के लोगों के लिए बस अकल्पनीय था। अपने पिछले जीवन में उसके पास एक बार 9 प्रकार की सार अग्नि थी। जब उसके पास कुछ नहीं होता तो वो इन सार अग्नि को एक साथ रखकर खेलता, ताकि सार अग्नि की विशेषताओं को बेहतर ढंग से समझ सके। आरव पहले से ही ज्वाला विस्फोट से कई बार ऊब चुका था, जिसके बारे में काला कौआ चेहरा वाला बूढ़ा आदमी सोचने की हिम्मत भी नहीं करता था। ये उसे कैसे फंसा सकता था? हालांकि ज्वाला विस्फोट को अंजाम देने के लिए आरव ने बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई। यद्यपि उसने चंदन ज्वाला को परिष्कृत किया था, फिर भी उसका मांसल शरीर, मेरिडियन, डेंटियन केवल आत्मा संघनन क्षेत्र मानक पर थे। वे केवल चौथे स्तर की सार अग्नि का सामना नहीं कर सकते थे। ये कहना था, यद्यपि आरव ने चौथे स्तर की सार अग्नि को परिष्कृत किया था, लेकिन वो केवल गोलियों को परिष्कृत करने और टियर 2 मानक तक युद्ध करने के दौरान जारी सार अग्नि की शक्ति को दबा सकता था। और अभी आरव ने चंदन ज्वाला की पूरी शक्ति को बाहर निकाल दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि उसके शरीर को कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। यदि सार अग्नि के प्रति आरव का नियंत्रण पहले से ही पूर्णता के चरम पर नहीं होता, तो वो चंदन ज्वाला द्वारा जला दिया जाता, जब तक कि अवशेष भी नहीं बचता। फिर भी उसकी वर्तमान स्थिति एक अवर्णनीय गड़बड़ थी। वो केवल गौतमी को बुला सकता था ताकि वो उसे बचा सके। धमाका, एक अतुलनीय दमनकारी विस्फोट हुआ। पूरी भूमिगत गुफा हिलने लगी। तभी शामगर की राजधानी में ये कुछ दिन अपेक्षाकृत जीवंत रहे थे। इसके अलावा और कोई कारण नहीं था,
क्योंकि भट्ट परिवार औषधि मंडप ने गोली ग्रेडिंग असेंबली आयोजित करने के लिए निमंत्रण भेजे थे। करीब 1 महीने तक भट्ट परिवार औषधि मंडप को असीम रूप से गौरवशाली कहा जा सकता था और श्यामनगर राज्य के कीमिया उद्योग को नियंत्रित करने का तरीका भी था। जब से एसेंशियस गेडोरिंग पिल लॉन्च किया गया था, भट्ट परिवार औषधि मंडप में बाजार की तरह भीड़ लगी रहती थी। हर दिन मार्शल आर्टिस्टों की बड़ी बड़ी टोलियां इकट्ठा होती थी, बस एसेंशियस गेडोरिंग पिल खरीदने के लिए, भीख मांगने के लिए। और इस बार समीर भट्ट ने एक बड़ा कदम उठाया, इस गोली ग्रेडिंग असेंबली का आयोजन किया और श्यामनगर राज्य के लगभग सभी उच्च वर्गों को आमंत्रित किया। ऐसा कहा जाता था कि भट्ट परिवार औषधि मंडप इस गोली ग्रेडिंग असेंबली में एक साथ 3 नई औषधीय गोलियां लॉन्च करना चाहता था। यह श्यामनगर राज्य की कीमिया की दुनिया में एक क्रांतिकारी क्रांति होगी। इस तरह की विस्फोटक खबर स्वाभाविक रूप से श्यामनगर राज्य में बड़े पैमाने पर हलचल पैदा करेगी। एसेंशियस गेडोरिंग पिल के उदाहरण के रूप में भट्ट परिवार औषधि मंडप द्वारा जारी की गई खबर स्वाभाविक रूप से सभी मार्शल कलाकारों की भूख को जगाएगी। एक एसेंशियस गेडोरिंग पिल ने पहले ही श्यामनगर राज्य में कीमिया के शक्ति संतुलन को बदल दिया है। अगर उन्होंने एक साथ 3 नई तरह की औषधीय गोलियां लॉन्च की तो इससे किस तरह का बदलाव आएगा? सबसे अधिक संभावना है सुगंधित औषधि मंडप को गिर जाएगा। कोई बात नहीं, भट्ट परिवार औषधि मंडप की हरकतों ने न केवल श्यामनगर राज्य के सभी उच्च वर्गों का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि इसने आम मार्शल कलाकारों का भी ध्यान आकर्षित किया। हालांकि भट्ट परिवार औषधि मंडप की राक्षसी जानवरों के शिकारियों के बीच प्रतिष्ठा पहले से ही खराब थी, फिर भी यहां बहुत से लोग औषधीय गोलियां खरीदते थे। यह कुछ ऐसा था जिसकी मदद नहीं की जा सकती थी। आखिरकार सार्क्यूई क्षेत्र के मार्शल कलाकार सबसे बड़े समूह का गठन करते थे और एसेंशियस गेडोरिंग पिल भट्ट परिवार औषधि मंडप से एक अनूठी औषधीय गोली थी। इन मार्शल कलाकारों के पास कोई और विकल्प नहीं था और उस समय से भट्ट परिवार औषधि मंडप ने सुगंधित औषधि मंडप को दबाने के लिए कई उपाय किए थे। अब उन्होंने पहले से ही श्यामनगर राज्य के औषधीय गोली बाजार पर एकाधिकार कर लिया था। लॉर्ड्स मून क्षेत्र उस गोली विक्रेता के जैसे घातक वफादार लोगों के अलावा अधिकांश लोगों को या तो मजबूर किया गया या उन्होंने औषधीय गोलियां खरीदने के लिए भट्ट परिवार औषधि मंडप जाने की पहल की। सुगंधित औषधि मंडप की स्थिति पहले से ही मौत के कगार पर थी और वर्तमान में देवराज अभी भी बंद एकांत में थे। भट्ट परिवार में बढ़िया कपड़ों में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी समीर भट्ट के सामने बैठा था। मध्यम आयु के व्यक्ति से धैर्य और दबंगता झलक रही थी। आभा के मामले में वो वास्तव में समीर भट्ट से जरा भी कमजोर नहीं था। भाई हरमन, इस बार हमारा भट्ट परिवार और झा परिवार हाथ मिला रहे हैं। हमें श्यामनगर की कीमिया दुनिया पर राज करना चाहिए। समीर भट्ट को अपनी इस सफलता पर बहुत गर्व था। सजधज कर तैयार अधेड़ उम्र का व्यक्ति वास्तव में झा परिवार का मुखिया हरमन झा था। एक ऐसा अस्तित्व जो अपने पैरों की ठोकर से श्यामनगर राज्य को हिला सकता था। हरमन झा समीर भट्ट जितना खुश नहीं था। उसने बस हल्के से कहा, कीमिया दुनिया पर राज करना तो बस शुरुआत है। भाई समीर के श्यामनगर की कीमिया दुनिया में सर्वोच्च कमान की सीट पर बैठने के बाद हमारे समझौते को मत भूलना। भाई हरमन, आप क्या कह रहे हैं? हमारे 2 परिवार इतने सालों से साथ साथ काम कर रहे हैं। क्या भाई हरमन को मेरे समीर भट्ट के चरित्र का अभी तक पता नहीं है? बंसल परिवार बहुत पहले ही कमजोर हो चुका है और श्यामनगर राज्य को आगे नहीं बढ़ा सकता। उनकी जगह लेने वाला झा परिवार सिर्फ लोगों की आम इच्छा है। ये भट्ट स्वाभाविक रूप से स्वर्ग के विरुद्ध नहीं जाएगा। हाँ, तो ये अच्छी बात है। ये झा लंबे समय से पोषित इच्छा को पूरा करने और सुगंधित औषधि मंडप को पूरी तरह से हराने के लिए औषधि मंडप मास्टर समीर को अग्रिम शुभकामनाएं देगा। हाँ, क्या ये सब भाई हरमन की बदौलत नहीं है? अगर भाई हरमन द्वारा दी गई नई औषधीय गोली न होती तो ये समीर आज भी नहीं होता। निश्चिंत रहें भाई हरमन, भविष्य में जब भाई हरमन स्वप्नेश बंसल की जगह लेंगे तो ये समीर शाही परिवार का शाही कीमियागर होगा। हाँ, औषधि मंडप मास्टर समीर के पास दिल है, बस मैं अभी भी थोड़ा चिंतित हूं। पिल ग्रेडिंग असेंबली के बारे में खबर इतने लंबे समय से जारी है, लेकिन स्वप्नेश बंसल की ओर से कोई हलचल नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो कुछ योजना बना रहा है? भाई हरमन बहुत सोच रहे हैं। शाही परिवार में प्रतिभाएं मुरझा गई है। स्वर्गत पुराने महाराज सव्यसची बंसल के अलावा और कौन सक्षम व्यक्ति है? ओह ठीक है, मैंने अभी भी भाई हरमन को दूसरे स्तर के क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में सफलता के लिए बधाई नहीं दी है। अब सम्माननीय सोमदेव और मन्नन देव इन 2 तटस्थ दलों के अलावा
पूरे श्यामनगर राज्य में भाई हरमन का मुकाबला कौन कर सकता है? क्या भाई हरम इस समय सफलता प्राप्त करने में सक्षम होने से यह साबित नहीं हो रहा है कि स्वर्ग का आदेश दूसरे दृष्टिकोण से किसका होना चाहिए? हाँ, शायद मैं वास्तव में चीजों के बारे में बहुत अधिक सोच रहा हूं। लेकिन अभी कुछ ही दिन हुए हैं। उच्च संप्रदाय के दूत पहले से ही महान मार्शल अकादमी में आने वाले हैं। दूत के समर्थन से अधिकार का संक्रमण भी सुचारू रूप से होना चाहिए। लेकिन यह सुनते ही समीर भट्ट का चेहरा बदल गया और उन्होंने समझदारी से बातचीत जारी नहीं रखी। तो यह पता चला कि झा परिवार का 10 राज्य संगठन के साथ इतना गहरा संबंध था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने ऐसा स्वर्ग विरोधी काम करने की हिम्मत की। हरमन झा ने यह बात उसे बताकर उसे एक छिपी हुई चेतावनी भी दी थी, ताकि वो अत्यधिक महत्वाकांक्षा न पाल ले। लगता है भाई हरमन वाकई पूरी तरह से तैयार है। अरे हाँ, मैंने सुना है कि देवराज के बेटे ने अंतहीन परीक्षण में भाग लिया था और इस पूरे समय वापस नहीं आया। शायद वो अंतहीन वन में ही मर गया हो, है ना? अब देवराज ने अपने बेटे को भी खो दिया है। सबसे अधिक संभावना है कि वो एकांत से बाहर निकलने के बाद बहुत गुस्से में होगा। समीर भट्ट ने बहुत समझदारी से विषय बदल दिया। कौन जानता था कि अगर समीर भट्ट ने इसका जिक्र न किया होता तो भी ये ठीक था। लेकिन एक बार जिक्र होने के बाद हरमन झा का चेहरा बदल गया। जो लापता था वो सिर्फ देवराज का बेटा नहीं था, उसका बेटा भी लापता था। हरमन झा ने चाहे जितना भी सोचा, उसे समझ में नहीं आया। उसने चांद भाइयों को अपने बेटे की मदद के लिए भेजा। अब तक कोई खबर क्यों नहीं मिली? क्या ऐसा हो सकता है कि आरव को मारने के बाद उन्हें कोई और मामला मिल गया हो और वे देर से आएंगे? पिल ग्रेडिंग असेंबली जल्द ही आने वाली है। औषधि मंडप मास्टर समीर भट्ट को इन छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए और बड़ी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस हरमन को अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं पहले निकल जाऊंगा। हरमन झा ने दुखी होकर कहा। समीर भट्ट को कुछ अजीब लगा और उसे समझ में नहीं आया कि उसने हरमन झा को कहां नाराज कर दिया। तभी सुगंधित औषधि मंडप में एक नौकर जैसा दिखने वाला मार्शल आर्टिस्ट सुगंधित औषधि मंडप में ऊंचे स्वर में चला आया। मैनेजर कमल बेसुध होकर सो गया था और उसने शुरू से ही किसी को अंदर आते नहीं देखा। क्या अभी भी कोई जिंदा है? कोई बाहर आओ, नौकर ने बहुत घमंड से पुकारा। कमल चौंक कर जा गया। जब उसने नौकर का पहनावा देखा तो वो क्रोधित हुए बिना न रह सका। भगवान जाने कहां से आया ये बदमाश यहां इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे कर रहा है? क्या तुम जानते हो ये जगह क्या है? नौकर ने कमल की तरफ एक नजर डाली और आत्मसंतुष्ट होकर कहा, यह छोटा सा भगवान स्वाभाविक रूप से जानता है कि यह जगह क्या है। बस एक टूटी हुई दुकान है जो बंद होने वाली है। कमल, यह महान व्यक्ति देखता है कि तुम्हें कुछ क्षमताएं हैं। भट्ट परिवार औषधि मंडप में आकर इस महान व्यक्ति के साथ जीवन यापन क्यों न करे? कमल ने जब यह सुना तो वो क्रोधित हो गया और बोला, एक नौकर ने वास्तव में ये कमल को तुम्हारे साथ घुलने मिलने की हिम्मत की है? तुम पेशाब करके अपना प्रतिबिंब क्यों नहीं देखते? तुम खुद को क्या समझते हो? हे, नाराज मत हो दुकानदार कमल। ये सच है कि मैं एक नौकर हूं, लेकिन मुझे डर है कि दुकानदार की मौजूदा स्थिति काम चलाने से भी बदतर है ना? मुझे तुम्हें अपने साथ घुलने मिलने देने से तुम्हें एक मौका मिल रहा है। अगर नहीं तो जब पिल ग्रेडिंग असेंबली शुरू होगी तो मुझे डर है कि दुकानदार कमल के लिए तब नौकरी पाना इतना आसान नहीं होगा। कमल ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे की ओर उंगली उठाई और गुस्से से कहा, बाहर निकलो। अगर तुम नहीं भागे तो तुम्हारे ये पिता तुम्हें यहां से निकाल देंगे। अगर मैं कमल भूख से मर भी जाऊं तो भी मैं भट्ट परिवार औषधि मंडप में जूते चाटने नहीं जाऊंगा। नौकर ने बिना किसी जल्दबाजी के एक निमंत्रण पत्र निकाला और कमल के सामने लहराते हुए कहा, यह देखा, मेरे परिवार के जागीरदार ने पूर्व रिश्तेदारों के विचार से विशेष रूप से तुम्हारे सुगंधित औषधि मंडप को निमंत्रण दिया है। अगर मैनेजर फेंग मुझे बाहर निकालना जारी रखते हैं तो ये श्यामनगर की कीमिया दुनिया से अलग हो जाना होगा। कमल अब अपने क्रोध को रोक नहीं पा रहा था। ये बदमाश सुगंधित औषधि मंडप को अपमानित करने का निमंत्रण देने आया था। सुगंधित औषधि मंडप पहले से ही ऐसा था। वे किसी पिल ग्रेडिंग असेंबली में क्यों जाएंगे? लोगों को थप्पड़ मारने के लिए, अपना चेहरा आगे बढ़ाने के लिए? अपना घटिया निमंत्रण साथ लो और जाकर अपने सोतेले पिता समीर का पैर चाटो, नहीं तो मैं सच में कार्रवाई करने जा रहा हूं। यह कहते हुए कमल ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और लोगों को पीटने ही वाला था। तभी एक गहरी आवाज सुनाई दी, रुको कमल भाई, ये निमंत्रण कार्ड हमारा सुगंधित औषधि मंडप स्वीकार करता है। तुम वापस जाओ और समीर भट्ट को बताओ कि पिल ग्रेडिंग असेंबली मैं देवराज वहां जरूर आऊंगा। मालिक, आपने आखिरकार एकांतवास छोड़ दिया।
दुकानदार कमल, जो गुस्से में था, ने पलटकर देवराज को देखा। वो तुरंत खुश हो गया। कोई भी नहीं समझ सकता था कि कमल इस 1 महीने की अवधि में कैसे जीवित रहा होगा। लेकिन जब उसने देवराज को एकांतवास से बाहर निकलते देखा तो सब कुछ सार्थक हो गया। अरे, क्या ये सिर्फ एकांतवास छोड़ना नहीं है, क्या झंझट है। इस समय अगर आप एकांतवास से बाहर भी निकल गए तो क्या फायदा। देवराज को देखकर नौकर भी बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने जल्दी से फिर से अपनी छाती फुला ली। हमारा भट्ट परिवार औषधि मंडप अब सबसे मजबूत है। अगर मास्टर देवराज एकांतवास से बाहर भी निकल गए तो क्या वे उग्र ज्वार को रोक पाएंगे। मूर्खा, तुम मालिक का अपमान करने की हिम्मत कर रहे हो, मौत को आमंत्रित कर रहे हो। कमल ये सुनकर क्रोधित हो गया और उस नौकर को एक हथेली में मार डालना चाहता था। छोड़ो, बस एक छोटा सा मछली, उसे जाने दो, देवराज ने शांत भाव से कहा। उसकी हैसियत को देखते हुए हर छोटी मोटी बात को छोटी मोटी बात कहकर टालना चाहिए। हाँ, मंडप स्वामी देवराज वाकई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़ी परिस्थिति को समझते हैं। मुझे लगता है कि जब तक मंडप स्वामी देवराज पिल ग्रेडिंग असेंबली में हमारे मनोर स्वामी के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करते हैं, उन्हें आपको उदारतापूर्वक माफ कर देना चाहिए। ओह, मैंने पहले ही निमंत्रण दे दिया है। अलविदा, मंडप स्वामी देवराज। दास ने वास्तव में खुद को एक बड़ा आदमी समझा और देवराज की ओर हाथ जोड़कर फिर बड़े कदम उठाते हुए चला गया। कमल इतना क्रोधित था कि वो घृणा से अपने दांत पीस रहा था। एक अप्रसन्न चेहरे के साथ उसने कहा, मालिक, भट्ट परिवार औषधि मंडप का एक नौकर भी अब हमें सुगंधित औषधि मंडप को ताना मारने की हिम्मत करता है। मेरी राय में भट्ट परिवार औषधि मंडप को सबक सिखाने के लिए पहले इस बदमाश को मार डालो। देवराज ने हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, यह नौकर तो बस एक छोटा सा पात्र है। क्या इसे मार डालने से हमारी अक्षमता और भी अधिक स्पष्ट नहीं हो जाएगी कि हम अपना गुस्सा भट्ट परिवार औषधि मंडप के नौकरों पर ही निकाल सकते हैं। गुस्सा निकालने के लिए निश्चित रूप से हमें उनके परिवार के वयस्कों को ढूंढना होगा। दुकानदार कमल की भौहें तंग गई, क्योंकि उसे इसके पीछे का मतलब समझ में आ गया था। उसने खुशी से कहा, मालिक का मतलब है कि। देवराज ने निमंत्रण स्वीकार किया और मजाकिया अंदाज में कहा, वो समीर भट्ट शामगर के कीमिया जगत पर राज करने के लिए इस पिल ग्रेडिंग असेंबली का इस्तेमाल करना चाहता है। मुझे डर है कि ये इतना आसान नहीं है। हाँ, मुझे पता था कि मालिक इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। दुकानदार कमल ये देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने तुरंत फिर से भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मालिक, ऐसा कहा जाता है कि समीर भट्ट इस पिल ग्रेडिंग असेंबली का आयोजन करके 3 नई तरह की औषधीय गोलियों को लॉन्च करना चाहता है। सिर्फ एक एसेंशियस गैदरिंग पिल ने हमें पहले ही बुरी तरह से पस्त कर दिया है। अगर 3 और आ जाए तो हम। चिंता मत करो बूढ़े कमल, औषधीय गोलियों से मुकाबला करते हुए हम पिता और पुत्र कभी किसी से नहीं डरते। इस बार हम सभी को अपने क्षितिज को व्यापक बनाने देंगे, देवराज ने वीरतापूर्वक कहा। दुकानदार कमल ने देवराज की ओर देखा और उसकी आंखें आश्चर्य प्रकट करने से नहीं बच सकी। अभी तो देवराज ने खुद ही बोलने की योजना बनाई थी, लेकिन जब शब्द उसकी जुबान पर थे तो वो आरव को साथ ले आया। एक आदरणीय कीमिया ग्रैंडमास्टर वास्तव में जानबूझकर अपने बेटे को साथ ला रहा था। ऐसा क्यों? तभी शाही महल के भीतर एक आंगन में आरव इस समय एक बेल की कुर्सी पर लेटा हुआ था। अपने टखने को घुटनों पर रखकर बैठा था। पीछे से 2 खूबसूरत महल की नौकरानियां भी उसे पंखा झल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत आनंद ले रहा था। आरव, क्या तुम्हारा ब्यूटी रिटेनिंग पिल अभी तक रिफाइनिंग पूरा नहीं हुआ है? अगर ये पूरा नहीं हुआ तो ये राजकुमारी इस कमरे को जलाकर तुम्हें स्वर्ग भेज देगी। गौतमी की क्रोधित चीख ने इस आंगन की शांति को भंग कर दिया। आरव डर के मारे उछल पड़ा और जल्दी से बड़े कदमों से बाहर निकल गया। वास्तव में उसने गौतमी को अपने हाथों में आग की मशाल लिए हुए देखा, जैसे कि वो आग जला रही हो। शिक्षक अनुपमा गौतमी के पीछे हंसते हुए अपना मुंह ढक रही थी। ये औरत जो कहती है वही करती है। एक छोटी सी गलती और ये पूरी जगह जला देगी। मत करो, मत करो, मत करो। मेरी माँ, ये तुम्हारे परिवार का घर है, तुम इसे क्यों जला रही हो? मुझे परवाह नहीं है। आज अगर तुम मेरे लिए ब्यूटी रिटेनिंग पिल को रिफाइन नहीं करोगी तो मैं ये जगह जला दूंगी। क्या तुम 2 दिन इंतजार नहीं कर सकती? मेरी चोटें अभी अभी ठीक हुई है। मैंने भी 2 दिन पहले ही एसेंशियस यंग पिल को रिफाइन किया था और मेरी बहुत सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी। तुम्हें कम से कम मुझे आराम करने का समय तो देना चाहिए। नहीं तो अगर मैं ब्यूटी रिटेनिंग पिल के रिफाइन को बर्बाद कर दूं
तो क्या इससे सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर की बेमिसाल खूबसूरती नष्ट नहीं हो जाएगी? भूमिगत गुफा से बाहर आने के बाद आरव ने गौतमी को उसे महल में छिपाने के लिए लाने दिया। ठीक इसी तरह रोहित और आरव एक साथ गायब हो गए। आरव के पास तैयार दवाइयां थी, लेकिन इस बार उसकी चोटें बहुत गंभीर थी। 3 दिन तक ठीक होने के बाद ही वो मुश्किल से ठीक हो पाया। ठीक होने के बाद आरव ने बिना देरी किए एसेंशियस यांग पिल को परिष्कृत किया और गौतमी को इसे गुप्त रूप से ग्रेट मार्शल अकादमी में पहुंचाने दिया। आरव के ठीक होने के बाद से गौतमी अपनी ब्यूटी रिटेनिंग पिल के बारे में सोच रही थी। वो हर दिन यहां आती थी और आरव को इसे परिष्कृत करने के लिए मजबूर करती थी, लेकिन आरव का शरीर अभी इतना अच्छा नहीं था, इसलिए कुछ दिन की देरी हो गई। बिगड़ेल स्वभाव वाली लेकिन सौंदर्य प्रेमी गौतमी आज इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए वो आरव को धमकाने के लिए यहां दौड़ी। मुझे परवाह नहीं है, मुझे आज ब्यूटी रिटेनिंग पिल देखना ही है। गौतमी ने झुकने से इनकार कर दिया। ठीक इसी समय उनके पीछे से एक आवाज आई, गौतमी पीछे हटो, शरारत मत करो। शाही पिता, मैं आरव के साथ मजाक कर रही थी। क्या यह सच नहीं है आरव? गौतमी ने आरव को धमकाने के लिए अपनी नजर का इस्तेमाल किया। आरव के सामने अधेड़ उम्र का आदमी जेड की तरह सुंदर था और उसका व्यवहार बहुत शानदार था। राजा की शान को किसी भी तरह से छिपाया नहीं जा सकता था। यह व्यक्ति वास्तव में अनुपमा का शाही भाई, गौतमी का पिता, श्यामनगर के राज्य का महाराज स्वप्नेश बंसल था। यह पहली बार था जब आरव स्वप्नेश बंसल से मिले थे। इस व्यक्ति ने उन्हें ऐसा गहरा एहसास दिलाया जैसे कि वो सब कुछ समझ रहे हैं। स्वप्नेश बंसल आरव को आंक रहे थे, लेकिन साथ ही आरव बिना किसी सलामी के स्वप्नेश बंसल का मूल्यांकन भी कर रहे थे। एक कीमिया सम्राट को कीमिया सम्राट का गौरव प्राप्त था, भले ही वो पुनर्जन्म ले, लेकिन एक नश्वर सम्राट को घुटने टेककर सलाम करना भी असंभव था। स्वप्नेश बंसल ने आरव के ऊपर कोई आपत्ति नहीं की और केवल शांत भाव से कहा, बेहन अनु, तुम पहले गौतमी को वापस लाओ, मुझे छोटे भाई आरव से कुछ बातें करनी है। स्वप्नेश बंसल ने वास्तव में आरव की असभ्य हरकतों को मौन सहमति दी। हां, अनुपमा ने आदेश प्राप्त किया और अपनी भतीजी को वापस ले आई। महल की कुछ नौकरानियां भी स्वाभाविक रूप से पीछे हट गई। हालांकि अनुपमा बंसल ने सतह पर कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन वो अपने दिल में बहुत घबराई हुई थी। शाही भाई ने वास्तव में आरव को छोटा भाई कहा। इस तरह का संबोधन निस्संदेह आरव को उसके बराबर का दर्जा दे रहा था। अनुपमा बंसल की धारणा में उसने शाही भाई को पहले कभी किसी व्यक्ति को इतना ऊंचा स्थान देते नहीं देखा था, और आरव तो मात्र 15 साल का बच्चा था। सम्राट द्वारा अपनी प्रजा को भाई कहकर संबोधित करना, यह सुनकर ही बहुत अजीब लगा। जबकि अनुपमा जानती थी कि आरव कोई साधारण बच्चा नहीं है, फिर भी स्वप्नेश बंसल द्वारा किया गया यह संबोधन उसे डराने के लिए पर्याप्त था। अनुपमा और बाकी लोगों के चले जाने के बाद स्वप्नेश बंसल और आरव आंगन में आए और बगीचे के मंडप में बैठ गए। मैं छोटे भाई आरव का आभारी हूं कि उन्होंने इन कुछ दिनों में मेरी बेटी और बहन की देखभाल की। मैं उनकी ओर से छोटे भाई आरव को धन्यवाद देता हूं। स्वप्नेश बंसल ने वास्तव में तुरंत धन्यवाद दिया, जिससे आरव कुछ हद तक आश्चर्यचकित हो गया। महाराज बहुत गंभीर है, यह केवल हाथ उठाने का प्रयास है, धन्यवाद के योग्य नहीं। इसके अलावा उन्होंने मेरी काफी मदद भी की। आरव ने इसे शांति से स्वीकार किया और कुछ भी मना नहीं किया। दूसरे पक्ष के रवैये से वो ये भी देख सकता था कि उसका मामला स्वप्नेश बंसल को भी अनुपमा और भतीजी के माध्यम से पहले से ही पता था। स्वप्नेश बंसल ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ये वही नहीं है, आपने जो सहायता उन्हें दी है वो उनके पूरे जीवन के लिए पर्याप्त है। आरव ने बस मुस्कुराया और कहा, मुझे डर है कि महाराज ने मुझे धन्यवाद देने के लिए ही यहां नहीं आए हैं, है ना? चलो सीधे मुख्य विषय पर आते हैं। मुझे झाड़ जंखाड़ में उलझना पसंद नहीं है। तो क्या होने वाला है आगे? पिल ग्रेडिंग असेंबली क्या तूफान लाएगा सामनगर राज्य में? आरव का महाराजा स्वप्नेश बंसल के प्रति ये कैसा रवैया था? ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आरव रेबॉर्न फॉर रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ हिंदी स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर।